हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओलिवेटने विजडम। दोस्तों, आज से लगभग 6 या 7 साल पहले एक नोबेल प्राइज़ मिला था। सर्केडियम रिदम नाम का एक फिनोमिना होता है जानवरों के अंदर, ह्यूमंस के अंदर, पक्षियों के अंदर। उसको समझने के लिए मतलब उसे एक्सप्लेन करने के लिए और वो किस तरीके से बायोलॉजिकली इम्पोर्टेंट होता है, उसके लिए नोबेल प्राइज़ कुछ लोगों को मिला था। शायद जेफरी हॉल या माइकल उनका नाम था, 3 लोग थे। तो वो जो फिनोमिना था जिसमें नोबेल प्राइज़ मिला, तो सोच सकते हैं आप वो कितना इम्पोर्टेंट होगा। अच्छा, जब अगर हम बायोलॉजिकल क्लॉक की बात करते हैं, सर्केडियन रिदम की बात करते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें चलती हैं जो दिन और रात के चलने से, उसके आने जाने के ऊपर निर्भर करती हैं। जैसे रात होती है, अंधेरा होता है, तो हमारे ब्रेन में मेलाटोनिन निकलने लगता है जो हमें सोने के लिए प्रेरित करता है या सुलाता है। और मेलाटोनिन से बहुत सी चीज़ें अंदर की इम्यूनिटी वगैरह गवर्न होती है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये कहलाती हैं मतलब ये फ़ोटो पीरियड से गवर्न होती हैं। फ़ोटो पीरियड का मतलब है कितनी देर के लिए रोशनी एनवायरनमेंट में है और कितनी देर के लिए एनवायरनमेंट में अंधेरा है। इसी तरीके से तो इस चीज़ का तज़किरा मतलब कुरान में भी किया गया है अल्लाह की तरफ से कि तुलीजुल लैला फिन नहारे व तुलीजुल नहारा फिल लैल। इसका मतलब है कि वो जिस तरीके से सुबह में से रात को निकालता है, फिर रात मतलब बढ़ जाती है, फिर रात में से सुबह को निकालता है, फिर सुबह बढ़ जाती है, मतलब दिन और रात का एक चक्कर चलता रहता है। आपने अपने आप को भी महसूस किया होगा कि अगर आप रात को ये कह के अपने आप से सोएं कि मुझे सुबह मतलब मैं 6 बजे उठ जाऊं या 5 बजे उठ जाऊं, तो आप मतलब बहुत प्रोबेबिलिटी है कि आप 95-99% उस टाइम उठ जाएंगे जिस टाइम आप अपने आप से ये कह के सोएंगे। तो इस चीज़ की इम्पोर्टेंस लेयर बर्ड्स में भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो लाइट और ओवरीज का कैसा गहरा रिश्ता है लेयर्स के अंदर, वो हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो जो है इसे स्पॉन्सर किया है 1% लेयर प्रीमिक्स की तरफ से, जो आयमन पायरोफॉस की तरफ से बनाया जाता है। और बहुत अच्छा इसका ये प्रीमिक्स है, बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट्स हैं। छोटे बड़े सभी फार्मर इस प्रीमिक्स को ले सकते हैं। 10 किलो का ये बैग आता है और ये सब इंग्रेडिएंट इसमें मिलाने पड़ते हैं। इनकी क्या डोज़ है मिलाने की या इनका क्या रेशो है, वो अगर कोई चाहेगा तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, वहाँ पर मैसेज करके आप पता लगा सकते हैं। आपको वो ये भेज दी जाएंगी इसकी डिटेल्स। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जो चिकन्स होते हैं ये सबसे ज़्यादा डोमेस्टिकेटेड एक बर्ड्स हैं, पालतू बर्ड्स हैं, जिन्हें बहुत ज़्यादा पढ़ा भी गया है। यहाँ पर ये सब जर्नल्स की फ़ोटो लगाने का मकसद ये है कि पोल्ट्री के ऊपर हज़ारों मैगज़ीन्स, जर्नल्स, साइंटिफिक लिटरेचर बहुत कुछ छपता रहता है। इसकी वजह यही है कि इसे हमने पालतू मतलब ये हमारा एक पालतू पक्षी है और इसकी एक कमर्शियल इम्पोर्टेंस है। इसको कमर्शियली पाला जाता है, इसका मीट हम खाते हैं, अंडे खाते हैं, जो हमें एक तरीके से प्रोटीन पहुंचाता है। और प्रोटीन हमारी डाइट में और ह्यूमन न्यूट्रिशन में एक काफ़ी अच्छी वैल्यू रखता है और हाई क्वालिटी का प्रोटीन होता है। इनफैक्ट अंडों के अंदर जो प्रोटीन होता है, इससे ज़्यादा अच्छा प्रोटीन दुनिया में नहीं है। मतलब इसको 100 माना जाता है, अंडे के प्रोटीन को एक स्टैंडर्ड माना जाता है। और बाकी दुनिया में जो भी प्रोटीन है, चाहे वो दूध का प्रोटीन है, मीट का है या सोयाबीन का है, किसी भी चीज़ का प्रोटीन है, फिर उसे अंडे से कंपेयर किया जाता है कि वो अंडे से कहाँ पर मतलब उस स्केल पर कहाँ पर आता है। और हर प्रोटीन अंडे से कम ही रहता है, अंडे के प्रोटीन से कम। तो अंडे का प्रोटीन सबसे बेहतरीन प्रोटीन माना जाता है। तो जब इसकी इतनी कमर्शियल इंपॉर्टेंस है तो जाहिर सी बात है इसके ऊपर फिर रिसर्च भी बहुत ज़्यादा होती है। और आज से ही नहीं, पिछले 50-100 सालों से पोल्ट्री के ऊपर काफ़ी रिसर्च हो रही है, होती भी आई है। तो इसी वजह से इसका जेनेटिक सिलेक्शन किया गया है। और जो अंडे मतलब जो मुर्गियां पहले साल में 60-80 अंडे देती थी, वो अब 300 से ज़्यादा अंडे देती हैं जेनेटिक सिलेक्शन की वजह से। जेनेटिक इम्प्रूवमेंट इनका हुआ है इस वजह से। और जो पॉज की एक स्टेज होती है, क्या होता है कि मुर्गी अंडे देती रहती है, 8-10 अंडे देगी, 12 अंडे देगी, 15 अंडे देगी। उसके बाद एक पॉज की स्टेट आ जाती है, एक ब्रूडीनेस आ जाती है,
देसी मुर्गियों के अंदर वो अंडे देना बंद कर देती हैं, फिर उसके ऊपर बैठती हैं, अंडों के ऊपर उन्हें सेती हैं, और अंडों में से जब चूज़े निकल के मतलब निकल जाते हैं, उसके बाद वो फिर दोबारा से, अगर लेइंग सीज़न चल रहा है तो दोबारा से फिर उसमें आती है, मतलब अंडे देती है, और फिर यही साइकिल चलती रहती है जब तक लेइंग सीज़न चलता रहता है। तो लेकिन मॉडर्न जो हैंस हैं, मॉडर्न मुर्गियां हैं, उनके अंदर कुछ बदलाव किए गए सिलेक्शन की वजह से उन्हें केज में रखा जाता है, तो उन्हें ब्रूडी होने का मौका नहीं मिलता है। उनका सिलेक्शन, जेनेटिक सिलेक्शन भी इसी पॉइंट ऑफ व्यू से किया गया कि उनके अंदर ये पॉज वाली जो स्थिति है, अंडे जो रुक जाते हैं और वो फिर अंडे को सेती है, उस स्थिति को बिल्कुल निकाल दिया गया है। तो इसकी वजह से उनमें अंडे देने का एक, वो साल भर अंडे देती हैं, मतलब कहने का ये है। तो अंडों का जो प्रोडक्शन होता है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, जैसे न्यूट्रिशन है, मैनेजमेंट है, वाटर क्वालिटी है, और टेम्परेचर है, किस तरीके से हवा है, या और भी चीज़ें हैं। तो वो सब, उन सब चीज़ों, या बीमारियों का लोड कितना है, कोई वायरल बीमारी तो नहीं हो गई है, ये सब फैक्टर्स तो अंडों का प्रोडक्शन को मतलब इन्फ्लुएंस करते ही हैं, अफेक्ट करते ही हैं। उनके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसे फोटो पीरियड कहा जाता है। तो फोटो पीरियड क्या है? ये एक इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल क्यू है फॉर रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी इन बर्ड्स। देखिए, नेचुरली क्या है कि जो परिंदे हैं वो ऐसे मौसम में अपने बच्चे पैदा करना पसंद करते हैं जब एनवायरनमेंट की जो हार्शनेस है, मतलब ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा सर्दी हो तो उसमें बच्चे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ऐसा भी ना हो कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो उसमें बच्चे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो या तो बसंत का मौसम होता है या ऑटम का मौसम जो होता है, जैसे जैसे वो सर्दियाँ, वो गर्मियाँ ख़त्म हो रही होती हैं, सर्दियाँ आ रही होती हैं, या सर्दियाँ ख़त्म हो रही होती हैं, गर्मियाँ आ रही होती हैं, तो वो जो गुनगुना सा मौसम होता है उसमें ज़्यादातर पक्षी अपने अंडे देना पसंद करते हैं। तो ये जो पीरियड होता है, और यहाँ पर आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे पक्षी एक तरीके से माइग्रेट होके इंडिया की तरफ आते हैं, तो वो बसंत के सीज़न में आते हैं। ये जो सीज़न चल रहा है या अब शुरू होगा, इस सीज़न में आते हैं, और इसी सीज़न में बर्ड फ्लू के आउटब्रेक्स भी होते हैं इसी वजह से, क्योंकि वो माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो वो उस सीज़न के अंदर जब दिन बड़ा हो रहा होता है ना, और रातें छोटी होने लगती हैं धीरे धीरे, क्योंकि अब तो रातें लंबी हैं सर्दियों में, धीरे धीरे छोटी होंगी रातें और दिन बड़ा होगा, तो उसके लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा और बच्चों का सर्वाइवल उसमें बढ़ेगा। तो इस वजह से पक्षी उस मौसम में अंडे देना पसंद करते हैं। तो ये जो पीरियड होता है दिन का, मतलब 24 घंटों के दौरान ये जो एक पीरियड होता है जिसमें उजाला रहता है, रोशनी रहती है, उस पीरियड को फोटो पीरियड कहते हैं। फोटो का मतलब लाइट है, ये एक ग्रीक टर्मिनोलॉजी है, ग्रीक या लैटिन। तो फोटो का मतलब है लाइट, तो फोटो पीरियड कहलाते हैं। वो 24 घंटे की जो ड्यूरेशन होती है जिसे दिन कहा जाता है, उसका वो वाला पीरियड जिसमें उजाला रहता है उसे फोटो पीरियड कहा जाता है। और ये पूरे साल एक सा तो रहता नहीं है, कभी दिन बड़ा होता है, कभी दिन छोटा होता है। तो ये एक यहाँ पर वो दिखाया गया है ग्राफ टाइप से, कि यहाँ पर मान लीजिए जनवरी है और ऐसे धीरे धीरे दिन बड़ा होने लगता है और रातें छोटी होने लगती हैं, फिर दिन छोटा होने लगता है जैसे जैसे सर्दियाँ आती हैं।
तो यहाँ पर मैं आपको इसे दिखाता हूँ। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक ग्राफ है, मतलब टाइम एंड डेट एक करके एक वेबसाइट है। ये रात के 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12, दिन के 12 जब बजते हैं, फिर दिन के 2, 4, 6, 8 और फिर 10 और फिर 12, तो ये पूरे के पूरे 24 घंटे का एक एक्सिस इधर है, और इधर ये महीने हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो जैसे जैसे मान लीजिए अगर जनवरी है तो सुबह 6 बजे के करीब यहाँ पर दिन निकलता है। अब आप इसे देखिए, ये जो ये वाली एरिया है बीच का, ये दिन है, या ये दिन है यहाँ पर, ये जो लाइट कलर का एरिया है। तो ये कैसे कैसे बढ़ना शुरू होता है। जनवरी है, जनवरी के बाद जैसे जैसे हम फरवरी की तरफ चलेंगे तो ये चीज़ बढ़ रही है ना, और ये बढ़ के कहाँ तक पहुँच जाती है, 6 से भी पहले दिन निकलने लगता है, मतलब 5:30, और जून आते आते 5:30 या 5:20 पर ही सुबह होने लगती है, और सूरज छिपता भी देर से। अब आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पर ये चीज़ बढ़ गई है जून आते आते। फिर जून के बाद जुलाई आता है, अगस्त आता है, फिर ये डाउन होने लगती है। तो इस तरीके से फोटो पीरियड, तो ये जो बीच का पीरियड है जो लाइट कलर का है, ये इसे हम फोटो पीरियड कहते हैं। तो पूरा का पूरा जो लाइट और ओवरी का रिलेशन है उसमें फ़ोटो पीरियड एक बहुत अहम स्थान रखता है। इस वजह से आपको इस तरीके से मैं समझा रहा था। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, जितनी देर उजाला रहता है उसे हम फ़ोटो पीरियड कहते हैं। अब इस फ़ोटो पीरियड का जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि जो मुर्गी होती है ना, मुर्गी का दिमाग बहुत छोटा सा स्कल होता है, उस स्कल के अंदर दिमाग भी छोटा सा ही होता है। उसके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है हाइपोथैलेमस, ब्रेन के अंदर। हाइपोथैलेमस के अंदर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, कुछ न्यूरॉन्स होते हैं, कुछ नसें होती हैं, जिन्हें फोटो रिसेप्टर्स कहा जाता है। फोटो का मतलब अभी बताया, लाइट को कहते हैं। रिसेप्टर का मतलब जो रिसीव करे, परसीव करे, एक एंटीना टाइप की चीज़ होती है जो कि लाइट को परसीव करती है। अब आप सोचेंगे कि अंदर खोपड़ी के अंदर है तो उससे लाइट का क्या मतलब, लाइट वहाँ तक कैसे पहुँचेगी, है ना। तो इसके लिए कई सारी रिसर्चेज हुई। उन रिसर्चेज में ये देखा गया कि लाइट किस तरीके से मुर्गी के ऊपर काम करती है। इन एक्सपेरिमेंट्स में जो लाइट रेज थी, लाइट को पास किया गया थ्रू एवियन स्कल, जो उसकी खोपड़ी थी मुर्गी की, उसके ज़रिए से पास किया गया, मतलब उस पर लाइट मारी गई। और ये देखा गया कि पीनियल ग्लैंड, जैसे हाइपोथैलेमस होता है ब्रेन का पार्ट, ऐसे ही ब्रेन का पार्ट होता है उससे कहते हैं पीनियल ग्लैंड, जिसे तीसरी आँख भी कहा जाता है ना, उसका काफ़ी महत्व है। पीनियल ग्लैंड बर्ड्स में भी होती है, और ये सर्केडियन रिदम्स को गवर्न भी करती है। ये माना जाता है कि सर्केडियन रिदम पीनियल ग्लैंड से गवर्न होते हैं। तो वो एक दूसरी बात है। तो पहले यही सोचा जाता था कि पीनियल ग्लैंड की वजह से ही ये रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ बर्ड शो करती हैं, मतलब जो अंडों का उत्पादन होता है वो पीनियल ग्लैंड लाइट से एक्टिवेट होती हैं, और उसके ज़रिए से फिर ये प्रोडक्शन होता है, और उसमें आइज़ का भी रोल रहता है। लेकिन इन एक्सपेरिमेंट्स में ये साबित हो गया कि आइज़ का और पीनियल ग्लैंड का इससे कोई लेना देना नहीं होता है, आर नॉट क्रिटिकल फॉर परसेप्शन ऑफ डे लेंथ। बस ये ज़रूरी होता है कि वो जो लाइट रेज आ रही हैं वो मुर्गी के स्कल पे पड़ें, उसके खोपड़े पे पड़ें, और खोपड़े से अंदर उसके दिमाग में चली जाती हैं। ये बात प्रूव कैसे हुई? प्रूव इस तरीके से हुई कि कुछ डक्स को, मतलब ऐसे ही एक्सपेरिमेंट में, रिसर्चेज में, डक्स को ऐसे हैट पहनाए गए, ऐसी टोपियाँ पहनाई गई कि जो लाइट रेज को रोक देती हैं, अंदर जाने नहीं देती हैं। तो उन डक्स के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप नहीं हो पाया। हालांकि उनकी आंखें खुली हुई थी, उनकी पीनियल ग्लैंड भी ओपन थी, और लाइट भी उनके ऊपर पड़ रही थी, लेकिन खोपड़े के ऊपर ऐसी, उनके सर के ऊपर, स्कल के ऊपर एक ऐसी टोपी पहना दी गई, एक ऐसी हैट पहना दी गई जिसने लाइट की रेस को रोक लिया। तो उन्होंने, उन बर्ड्स ने, उन डक्स ने फोटो स्टिमुलेशन के लिए रिस्पॉन्ड नहीं किया। फोटो स्टिमुलेशन एक नई टर्म है, जैसे फोटो पीरियड है ऐसे ही फोटो स्टिमुलेशन है। लाइट के द्वारा जब उत्तेजित किया जाता है किसी इंद्री को, किसी सेंस को बर्ड के, उसे हम फोटो स्टिमुलेशन कहते हैं। फोटो स्टिमुलेशन यहाँ पर क्यों इस्तेमाल हुआ है? अंडे के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जब लाइट का इस्तेमाल किया जाता है तो उसे फोटो स्टिमुलेशन कहा जाता है। तो यहाँ से ये बात साबित हो गई कि आँखों का इतना रोल नहीं है, पीनियल ग्लैंड का इतना रोल नहीं है लाइट से। बर्ड की स्कल के ऊपर लाइट पड़नी चाहिए, और वो लाइट पेनिट्रेट होके अंदर तक जाती है। ये बात, जैसे मैंने अभी सर्केडियन रिदम्स की बात बताई थी,
आजकल क्या होता है, लोग ज़्यादातर ऑफिसेज में रहते हैं। ऑफिसेज में जब रहते हैं तो वो आर्टिफिशियल का मतलब इतनी लाइट नहीं हो पाती जितनी ह्यूमन को चाहिए, वो एलईडी वगैरह आर्टिफिशियल लाइट में रहते हैं। तो सर के ऊपर, हमारे स्कल के ऊपर, खोपड़ी के ऊपर नेचुरल लाइट इतनी नहीं पड़ती है जितनी पड़नी चाहिए पहले जैसे पड़ती थी। इसकी वजह से आजकल वो डिप्रेशन वगैरह भी, मतलब जो लोग ज़्यादा ऑफिसेज में काम करते हैं वो ये भी एक उसकी वजह हो सकती है। तो लाइट रेज जो थी, फिर एक्सपेरिमेंट को और आगे बढ़ाया गया इस चीज़ को देखते हुए। तो फोटो पीरियोडिक इन्फॉर्मेशन को ये देखा गया कि अंडों का उत्पादन बढ़ता है या नहीं बढ़ता। कुछ अंधी मुर्गियां ली गई जिनकी आंखें ख़राब थी या वो ब्लाइंड थी, और कुछ आँख वाली मुर्गियां थी जिनकी आंखें ठीक थी, वो देख सकती थी। दोनों में ये देखा गया कि फोटो रिसेप्टर्स जो हाइपोथैलेमस में थे वो एक्टिवेट हुए और दोनों सेम तरीके से एग के प्रोडक्शन के ऊपर आई। इसका मतलब ये था कि आँखों का रोल नहीं है। मतलब हम ये सोचते हैं ना कि वो आँखों से देखती होगी इस वजह से उसका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, लेकिन आँखों का इतना रोल नहीं था। मतलब कंक्लूजन ये निकला इस बात का कि मुर्गी को ज़रूरी नहीं है कि वो आँखों से उस चीज़ को परसीव करे या डायरेक्टली वो धूप में हो। बस वो रेज़ अगर आ रही हैं, वो दिन को वो बड़ा अगर हो रहा है दिन, और वो लाइट उसके सर के ऊपर, उसके स्कल के ऊपर पड़ रही है, तो वो उसके अंदर अंडों के उत्पादन को या ओवरी के डेवलपमेंट को बढ़ाएगी, इन्हेंस करेगी। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये ब्रेन है बर्ड का, और इस ब्रेन के ऊपर कुछ नंबरिंग है, और ये जो 4 नंबर है इसे हाइपोथैलेमस कहा जाता है। मतलब इसे ही हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। और इसके अंदर कुछ न्यूरॉन्स होती हैं, मतलब इस हाइपोथैलेमस के अंदर कुछ न्यूरॉन्स होती हैं। तो आँखों के अंदर जो पिगमेंट होते हैं जो रोशनी को परसीव करते हैं, लेते हैं, ग्रहण करते हैं, उन्हें ऑप्सिन कहा जाता है, जैसे रोडोप्सिन करके। तो वो जो प्रोटीन होते हैं वो लाइट को परसीव करने वाले प्रोटीन होते हैं, ग्रहण करने वाले प्रोटीन होते हैं। वही प्रोटीन हाइपोथैलेमस में भी पाए जाते हैं। तो यहाँ से ये बात फिर साबित होती है कि अगर ऑप्सिन प्रोटीन जो लाइट के लिए एक प्रोटीन बना हुआ है, लाइट को परसीव करने के लिए, रिसीव करने के लिए एक प्रोटीन बना हुआ है, अगर वो ब्रेन के अंदर मिल रहा है तो इसका मतलब लाइट ब्रेन तक पहुंचती है। अब वो किसी भी तरीके से पहुंच रही है, पेनिट्रेट करके वो वहां तक जाती है। जब वो लाइट रेज ब्रेन के ऊपर पड़ती हैं, उसके स्कल को पेनिट्रेट करके, स्कल को छेद के जब वो लाइट रेज उसके हाइपोथैलेमस तक पहुँचती हैं, उस प्रोटीन से टकराती हैं, तो वहाँ पर वो उत्तेजित होता है, उसे ये क्यू मिलता है कि अब दिन बढ़ने लगा है, मौसम अच्छा होने लगा है, अब अंडा देने का समय आ गया है। तब वहाँ से GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का प्रोडक्शन शुरू होता है, और वो उसकी कंसंट्रेशन हाइपोथैलेमस के अंदर बढ़ने लगती है, धीरे धीरे तेज़ हो जाती है। अगर GnRH नहीं बनेगा, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन अगर हाइपोथैलेमस के अंदर नहीं बनेगा, तो ओवरी का डेवलपमेंट नहीं होगा। ये बात बिल्कुल एक तय है, पत्थर की लकीर है। जैसे ग्रेविटी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, ऐसे ही ये भी बात है कि लाइट जब तक नहीं पड़ेगी मुर्गी के स्कल पर, या वो हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट नहीं करेगी, तो GnRH भी नहीं बनेगा। GnRH नहीं बनेगा तो FSH LH नहीं बनेंगे, FSH LH नहीं बनेंगे तो ओवरी डेवलपमेंट नहीं होगा, और फिर अंडे भी नहीं देगी। तो जिस टाइप से लाइट का स्टिमुलेशन होगा उसी टाइप से ओवरी का डेवलपमेंट होगा, और एग प्रोडक्शन भी उतना ही होगा। तो फोटो स्टिमुलेशन क्या है? जब लाइट बर्ड की स्कल पर पड़ के हाइपोथैलेमस तक जाती है, और हाइपोथैलेमस को इस बात के लिए प्रेरित करती है कि वो GnRH हार्मोन बनाए, और GnRH हार्मोन जब बॉडी के अंदर ट्रैवल करता है, ब्लड के ज़रिए से ओवरी तक पहुंचता है, तो तो GnRH हार्मोन जब हाइपोथैलेमस से निकल के पिट्यूटरी ग्लैंड तक जाता है, वहाँ पर उसे एक्टिवेट करके उसे मतलब नॉक करता है। वहाँ पर GnRH के इन्फ्लुएंस में फिर पिट्यूटरी 2 हार्मोन्स बनाती है जिसे LH और FSH कहते हैं, और ये LH और FSH ब्लड में जाते हैं और ओवरी को डेवलप करना शुरू करते हैं, और इन्हीं के ज़रिए से ओवरी डेवलप होती है। ओवरी के डेवलप होने का मतलब ये है कि जो फॉलिकल्स हैं उनके अंदर जर्दी को भरा जाता है। लीवर जर्दी बनाता है, उसके प्रोटीन, फैट वगैरह जो भी कुछ होता है जर्दी में, जो भी कुछ चाहिए वो लीवर बनाने लगता है, और अंडे के अंदर उसे फिलअप करने लगता है।
तो इससे जो बर्ड्स होती हैं वो रिप्रोडक्टिवली कॉम्पिटेंट बनती हैं, क्योंकि अंडे तो हम खाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कुदरत ने या नेचर ने तो अंडे को चूज़े के लिए बनाया है ना, उसके बच्चों के लिए बनाया है कि वो बच्चा उस जर्दी को खा के, उस एल्ब्यूमिन को खा के जो अंडे के अंदर होगा वो पनपेगा और फिर एक दिन हैच होके बाहर आ जाएगा। तो रिप्रोडक्शन वो बेसिकली रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो लाइट जो है वो रिप्रोडक्टिवली कॉम्पिटेंट बनाती है बर्ड्स को, और वो तभी होता है ये एक्टिव जब लाइट की ड्यूरेशन सफिशेंट हो। अगर कम होगी लाइट की ड्यूरेशन तो वो एक्टिवेट नहीं होंगी, वो जो रिसेप्टर्स हैं, फोटो रिसेप्टर्स हैं हाइपोथैलेमस के अंदर, वो एक्टिवेट नहीं होंगे। तो इसी वजह से हमने लाइट की ड्यूरेशन को, जो 24 घंटे के दौरान उजाला होता है या रोशनी की जो टाइम होता है, जो ड्यूरेशन होती है, उसे लॉन्ग डे और शॉर्ट डे में हम बांटते हैं। लॉन्ग डे का मतलब ये है कि 12 घंटे से ज़्यादा का अगर दिन है या उजाला है, रोशनी है, तो उसे हम लॉन्ग डे कहेंगे, और 12 घंटे से कम है अगर प्रकाश, तो उसे हम शॉर्ट डे कहेंगे। और इसमें ये भी ज़रूरी नहीं है कि बर्ड पूरे दिन उसमें ही बैठी रहे, मतलब जब से दिन निकले तो वो धूप में जाके या बाहर जाके बैठ जाए और फिर शाम तक वहीं बैठी रहे, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, बस ये पता होना चाहिए कि एनवायरनमेंट मतलब दिन निकला हुआ है। तो बर्ड को पूरे दिन लाइट में रहने की ज़रूरत नहीं होती है इस फोटो स्टिमुलेशन के लिए। सिर्फ एक फेज़ होता है जिसमें लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, उसे हम फोटो सेंसिटिव फेज़ कहते हैं। मतलब 24 घंटे में एक छोटा सा पार्ट होता है जिसके अंदर वो जो न्यूरॉन्स हैं, वो जो सेल्स हैं या रिसेप्टर्स हैं, फोटो रिसेप्टर्स हैं हाइपोथैलेमस के अंदर, वो लाइट के लिए रिस्पॉन्सिव होते हैं। उस पार्ट को हम फोटो सेंसिटिव फेज़ कहते हैं। तो इसका जो स्टिमुलेटरी इफेक्ट होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर लाइट का, वो इस फोटो सेंसिटिव फेज़ में ही होता है। अगर फोटो सेंसिटिव फेज़ के आगे या पीछे आप लाइट देंगे तो हो सकता है वो लाइट काम ना करे। तो वो फोटो सेंसिटिव फेज़ कौन सा होता है? जब सूरज निकलता है, सुबह होती है, भोर होती है, उसके 12 घंटे बाद फोटो सेंसिटिव फेज़ बर्ड्स के अंदर आता है। मतलब वो वाला टाइम यूजुअली देखा जाता है कि वो फोटो सेंसिटिव फेज़ होता है सूरज निकलने के 12 घंटे बाद का पीरियड, खासकर चिकन्स में। यहाँ पर इसे समझ सकते हैं आप कि फ़ोटो स्टिमुलेशन होगा तो ओवरी का डेवलपमेंट होगा, अगर ओवरी का डेवलपमेंट होगा तभी एग प्रोडक्शन होगा। क्योंकि बर्ड्स जब एक बार एडिक्वेट एज को हासिल कर लेती हैं, मान लीजिए बर्ड हमारी 4 महीने की हो गई है और उसका बॉडी वेट जो है वो 1000 ग्राम मतलब 1 किलो या 1100 ग्राम हो गया है, फ्रेम साइज़ भी सही है, तो वहाँ से वो सेक्सुअल मैच्योरेशन उसके अंदर आने लगता है। और वो कैसे आता है? वो आता है फोटो स्टिमुलेशन से। नॉर्मल कमर्शियल लेयर्स में क्या करते हैं कि जो लाइट होती है वो 12 घंटे या 13 घंटे या 14 घंटे तक रखते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाते ग्रोअर फेज़ में। अगर आपने 14 घंटे से ज़्यादा लाइट बढ़ा दी तो तुरंत बर्ड अंडे देना शुरू कर देती है, और अगर वो मतलब कम वेट में अंडों के ऊपर आ गई पहले ही, तो उसकी ओवरी फिर ख़राब हो जाती है। मतलब ख़राब क्या हो जाती है? वो पीक नहीं पकड़ पाती, क्योंकि उसकी ओवरी पहले ही एग्जॉस्ट हो जाती है ना। बिना प्रैक्टिस के अगर आप किसी को दौड़ा दें किसी रेस में, किसी ओलंपिक की रेस में या कॉमनवेल्थ की रेस में, तो वो दौड़ पाएगा? चाहे कितना भी अच्छा वो धावक हो, रेसर हो, वो नहीं दौड़ पाएगा। प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर भी फोटो स्टिमुलेशन जो होता है वो स्टेप बाय स्टेप होता है। तो कहने का जो यहाँ पर तात्पर्य था, मकसद था, वो ये था कि डॉन मतलब मान लीजिए सुबह 6 बजे जो डॉन का समय होता है, भोर का समय होता है, उस टाइम सूरज निकलता है, और शाम को 6 बजे तक का जो समय है, इसके बाद सूरज निकलने के बाद और शाम को 6 बजे तक, उसके बाद फोटो सेंसिटिव फेज़ शुरू होता है। मान लीजिए 2 घंटे का होगा, ये 8 बजे तक चलेगा। तो इस दौरान दिन छुप जाता है, मान लीजिए दिन छुप रहा है। हम ये आर्टिफिशियल सेटअप की बात कर रहे हैं, अपनी मुर्गियों की बात कर रहे हैं, जिसमें हम आर्टिफिशियल लाइट देते हैं। तो 6 बजे आप फिर लाइट को जला देते हैं, और उस फोटो सेंसिटिव फेज़ में तब जाकर वो हाइपोथैलेमस के फोटो रिसेप्टर्स जो हैं वो एक्टिवेट होंगे, वो जीएनआरएच को बनाएंगे, जीएनआरएच एफएसएच को बनाएगा, उससे ओवरी डेवलपमेंट होगा, फिर एग प्रोडक्शन होगा। तो फोटो सेंसिटिव फेज़ में हमें लाइट देनी ज़रूरी होती है। तो जब तक लाइट फोटो सेंसिटिव फेज़ में मुर्गी के ऊपर पड़ती रहेगी, उसके स्कल के ऊपर पड़ती रहेगी,
तब तक फोटो स्टिमुलेशन होगा। और इसमें चाहे डार्कनेस भी आ जाए, मतलब आप उसे अंधेरे में भी रख दें अगर इस पीरियड में, तो कोई बहुत फ़र्क उसके ऊपर नहीं पड़ेगा, उसके प्रोडक्शन या ओवरी डेवलपमेंट के ऊपर नहीं पड़ेगा। इस फेज़ में लाइट ज़रूरी है। तो ये फ़ोटो सेंसिटिव फेज़ कब आता है ये देखना ज़रूरी होता है। हालांकि जो मॉडर्न लेयर है, लेयर इंडस्ट्री इतनी ग्रो कर रही है, उसमें तो ये सब चीज़ें सेट हैं ऑलरेडी। आपको जो बुकलेट्स होती हैं उसमें वो लाइटिंग पीरियड दिए गए होते हैं अलग अलग एरिया के हिसाब से, और वो खुद बताते भी हैं। लेकिन उसके पीछे की जो साइंस है वो यही है कि फ़ोटो सेंसिटिव फेज़ में हमें मुर्गी को लाइट देनी पड़ती है, और ये डेली होता है, मतलब तभी वो प्रोडक्शन कर पाएगी। तो लाइट शेड्यूल क्या होता है कमर्शियल बर्ड्स का, वो हम देख लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये उसी कॉन्टेक्स्ट में बात चल रही है और ये प्रैक्टिकल रिलेवेंस की बात है, और सबको ये बात पता होनी चाहिए, और ख़ासकर उन लोगों को जो जिन्हें कोई गाइड नहीं करता है, जैसे कोई सोनाली पाल रहा है, देसी मुर्गियाँ पाल रहे हैं अंडों के लिए, तो उन्हें इस चीज़ का आइडिया नहीं होता। तो उनके लिए मैं थोड़ा सा जल्दी से बता दूं यहाँ पर, जो पहला वीक होता है उसमें 24 घंटे लाइट दी जाती है, दूसरे वीक से और छठे वीक तक 20 घंटे लाइट दी जाती है, और 4 घंटे जो डार्क रखा जाता है वो शाम को रखा जाता है, शाम 7:30 बजे से और 11:30 बजे तक का जो पीरियड होता है रात में, उसमें डार्कनेस रखी जाती है, अंधेरा रखा जाता है। अच्छा, पहले हफ्ते में भी 1 या 2 घंटे हम डार्कनेस रख सकते हैं, क्योंकि एकदम से अगर आप डार्क करेंगे ना दूसरे हफ्ते में, तो थोड़ा पैनिक बर्ड में आ सकता है। तो 7वें हफ्ते से और फिर जो ग्रोइंग पीरियड होता है उसमें 14 घंटे लाइट दी जाती है। ये इंडियन मतलब कॉन्टेक्स्ट की बात है। जो भी कंपनियां हैं, वेंकीज़ वगैरह हैं, उनकी यही रिकमेंडेशन है कि 14 घंटे तक ग्रोइंग पीरियड में लाइट दी जाती है। 14 घंटे से ज़्यादा नहीं बढ़ाई जाती और ना ही बढ़ानी चाहिए। अगर आपने बढ़ा दिया और वो स्टिमुलेट हो गया प्रोडक्शन वज़न आने से पहले, जिस वज़न पर मतलब आपको फ़ोटो स्टिमुलेशन करके अंडा लेना है उससे पहले अगर वो स्टिमुलेट हो गया, तो वो मतलब आपका प्रोडक्शन साइकिल बिल्कुल उससे ख़राब हो सकता है। तो ये देने के लिए जो आर्टिफिशियल लाइट है वो सुबह 5:30 बजे शुरू करते हैं मॉर्निंग में, उसके बाद सूरज उग जाता है, सनराइज़ हो जाता है, और इवनिंग में जब सूरज डूब जाता है तब से लेके 7:30 बजे तक लाइट को दिया जाता है। तो ये 14 घंटे की हमारी साइकिल हो जाती है। सुबह 5:30 बजे से शाम को 7:30 बजे तक हमें लाइट बर्ड को देनी होती है। जो बॉडी वेट होता है वही डिसाइड करता है कि एग का वेट कितना होगा। अगर आपने कम बॉडी वेट पे स्टिमुलेट कर दिया अपने बर्ड्स को, तो उनका अंडा भी छोटा आएगा और पीक भी, वो प्रोडक्शन पीक भी नहीं पकड़ेगी बॉडी। तो इस वजह से प्रॉपर बॉडी वेट का होना ज़रूरी होता है जब हम लाइट स्टिमुलेशन हम करने वाले हैं। तो प्रॉपर बॉडी वेट कब होता है, जैसे BV300 है उसमें 1000 ग्राम या 1050 ग्राम का जो बॉडी वेट होता है वो लाइट स्टिमुलेशन शुरू करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट होता है। सोनाली के अंदर में भी ऐसा ही होता है, 950 से 1000 ग्राम सोनाली मुर्गी जो होती है वो ऐसा पीरियड होता है कि वहाँ से आप लाइट स्टिमुलेशन शुरू कर सकते हैं। जिन लोगों को पता नहीं होता है इस बात के बारे में, वो रात रात भर उसके अंदर बल्ब जला के रखते हैं, या मान लीजिए उन्हें लग रहा है कि पहले तो उन्होंने मीट के लिए पाला लेकिन उनका माइंड बदल गया, फिर वो उन्होंने सोचा कि चलो अब हम इसे अंडों के लिए भी रख लेते हैं। तो वो वाली मुर्गियाँ कम अंडे देती हैं, क्योंकि उनके ऊपर प्रॉपर लाइट शेड्यूल फॉलो नहीं हुआ होता। उनकी जो एक तरीके से हाइपोथैलेमस है या फोटो जो सेंसिटिवनेस है वो उतनी डेवलप नहीं हो पाती है। तो आपको पहले ही डिसाइड करना होता है कि इन्हें अंडों के लिए रखना है आपको या नहीं रखना। इसी तरीके से देसी बर्ड भी 1050 ग्राम तक जब वो हो जाती हैं तब उसे आप लाइट स्टिमुलेशन दे सकते हैं, और बवांस थोड़ी सी भारी होती है तो 1100 ग्राम पर उसका लाइट स्टिमुलेशन आप शुरू कर सकते हैं। तो लाइट स्टिमुलेशन जो होता है, पहला लाइट स्टिमुलेशन जब उसे हम 14 से 15 घंटे करते हैं। ग्रोइंग पीरियड में हमने उसे 14 घंटे लाइट दी, और जब तक नहीं बढ़ाएंगे लाइट को जब तक वो बर्ड प्रॉपर वेट अचीव नहीं कर लेगी। और पहला जो स्टिमुलेशन होता है वो सीधा 1 घंटा लाइट को बढ़ाया जाता है। तो इसको करने के लिए हम सुबह 5:30 बजे चला रहे थे लाइट, तो हम क्या करेंगे 4:30 बजे लाइट को ऑन करना शुरू कर देंगे, और शाम का नहीं बढ़ाएंगे, पहले सुबह की तरफ बढ़ाया जाता है। ठीक है, क्योंकि अभी हमें फोटो सेंसिटिव फेज में नहीं लेके जाना है बर्ड को। तो शुरू मतलब
एक ओवरलैपिंग होती है, तो पहले सुबह का बढ़ाते हैं। तो 4:30 बजे से आपने लाइट चलाई, पहले 5:30 बजे जला रहे थे, अब 4:30 बजे आपने उस लाइट को जला के आपने 7:30 बजे तक कर दिया। तो अब 15 घंटे उसे लाइट बर्ड को मिल रही है। उसके बाद के जो 2 हफ्ते होते हैं उनमें पहले हफ्ते में हमने 1 घंटा बढ़ाया, फिर अगले हफ्ते में 30 मिनट बढ़ाएंगे, और फिर उससे अगले हफ्ते में 30 मिनट बढ़ाएंगे। तो जो पहले 30 मिनट होंगे वो तो 4:30 से 4 कर देंगे, और जो दूसरे 30 मिनट होंगे हफ्ते के, जो लास्ट वाला हफ्ता होगा, उसमें हम 7:30 से उसे 8 करेंगे। तो 4 से सुबह 4 बजे से शाम को 8 बजे तक हम लाइट को बर्ड को देंगे, चाहे दिन छोटा हो या कितना भी हो। मतलब जिस टाइम दिन छुप रहा होगा उस टाइम हम लाइट ऑन कर देंगे, और बंद हम करेंगे 8 बजे, और खोलेंगे कब? सुबह 4 बजे। तो ये बात हमें यहाँ पर ध्यान रखनी चाहिए कि जो पहला स्टिमुलेशन होता है वो कम से कम 1 घंटे का होना चाहिए। 15 मिनट, आधा घंटा ऐसे करके लाइट को नहीं बढ़ाया जाता। सीधा पहला स्टिमुलेशन 14 से 15 घंटे का होता है, और सुबह की तरफ हम लाइट को बढ़ाते हैं। लाइट की इंटेंसिटी कितनी रखते हैं? 30 से 40 लक्स पहले हफ्ते में, उसके बाद 30 से 10 लक्स तक रेयरिंग और लेइंग पीरियड में रखी जाती है। इतनी लाइट कैसे हासिल करें? जो CFL आती है 20 वाट की, 23 वाट की आप ले सकते हैं, तो 1 वाट 10 स्क्वायर फीट एरिया के लिए काफ़ी रहता है। इसी तरीके से अगर LED है तो वो 10 वाट की ले सकते हैं, वो 1 वाट 20 स्क्वायर फीट एरिया के लिए काफ़ी रहती है, क्योंकि LED की रोशनी थोड़ी CFL से ज़्यादा होती है। तो इसको यूनिफॉर्म लाइट डिस्ट्रीब्यूशन रहे, पूरे शेड में एक जैसी लाइट रहे, तो उसके लिए आप 20 फीट की डिस्टेंस पर दो मतलब लैंप्स को या लाइट्स को लगा सकते हैं, और उसकी जो हाइट हो वो 8 से 9 फीट होनी चाहिए। प्लेटफॉर्म से जहाँ पर मुर्गियाँ हैं उससे 8 या 9 फीट की ऊंचाई पर वो लाइट होनी चाहिए। तो ये जो लाइट स्टिमुलेशन है ये कोई एक दिन का काम नहीं होता। जैसे आपने अभी देखा कि वो मतलब 24 घंटे लाइट दी जाती है, फिर उसे 20 घंटे किया जाता है ग्रोइंग पीरियड में, फिर उसे धीरे धीरे कम करके 14 घंटे पर लेकर आते हैं, फिर लेइंग पीरियड में दोबारा से बढ़ाते हैं। तो वो कम ज़्यादा चलता रहता है। तो ये जो लाइट और डार्क का जो शेड्यूल होता है, मतलब लाइट मान लीजिए 13 घंटे और 11 घंटे डार्क है, तो ये जो पर्टिकुलर है कि मतलब अगर आपको यहाँ पर लगे कि यार डे लाइट बढ़ी हुई है तो ये स्टिमुलेटरी होगी या इनिबिटरी होगी, मतलब ये अंडे के प्रोडक्शन को बढ़ाएगी या कम करेगी, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो पहला लाइट एक्सपोजर था वो कैसा था। अगर पहले लाइट एक्सपोजर कम था, मतलब लाइट कम देर के लिए मिल रही थी, मान लीजिए 12 घंटे के लिए मिल रही थी, फिर 13 घंटे कर दी हमने, तो ये स्टिमुलेटरी होगा, मतलब अंडे का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। अगर मान लीजिए 14 घंटे लाइट दे रहे थे और फिर हमने 13 कर दी, तो वो फोटो रिफ्रेक्टिवनेस या ये कहिए कि वो अंडे के प्रोडक्शन को घटा देगी या डाउन कर देगी। तो बर्ड जो है ना उसके परसेप्शन पे मतलब बात बनती है कि वो क्या परसीव कर रही है। उसे ऐसा लगना चाहिए कि दिन बढ़ रहा है, दिन बढ़ने की तरफ है, बसंत का मौसम आ रहा है, ठीक है। उसे ऐसा लगना चाहिए। ऐसा ना हो कि आज आपने 14 घंटे लाइट दी, कल को फिर 15 घंटे कर दी, फिर 13 घंटे कर दी, तो उसे लगेगा कि ये कुछ गड़बड़ है, मतलब मौसम जैसे वो सोच रही है वैसे नहीं हो रहा है। तो आपको जब बढ़ानी है तो फिर उसके बाद कम नहीं करनी है, तो उसे ऐसा लगे कि वो बढ़ने की तरफ है लाइट। जैसे यहाँ पर है, देखिए ये हालांकि ये यूरोपियन वो है, क्योंकि वो 10 घंटे ही लाइट देते हैं, जैसे हम 14 घंटे देते हैं तो वो 10 घंटे तक ले आते हैं लाइट को। तो शुरुआत में तो पूरी लाइट दी जाती है हमारे यहाँ, लेकिन ये ऑन ऑफ करते रहते हैं। लेकिन बात यहाँ पर देखने वाली है कि ये धीरे धीरे छोटा करते चले जाते हैं इसे, लाइट के पीरियड को। आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइट के पीरियड को छोटा करते चले जाते हैं और मिनिमम पे ले आते हैं 10 घंटे पे, है ना। अच्छा, यूरोप में दिन वैसे भी छोटे होते हैं, रातें लंबी हो जाती हैं क्योंकि वो टेम्परेट एरियाज़ हैं। और ये मतलब यहाँ पर भी है, ये सुबह का टाइम है, मतलब रात ये 12 बजे से लेके फिर रात को 12 बजे तक। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये धीरे धीरे इधर की तरफ से बढ़ाते हैं, सुबह की तरफ से। जैसे हमने भी बढ़ाया ना, पहली जो लाइट बढ़ी 5:30 से सुबह 4:30 पे ले गए, तो इन्होंने भी पहला जो लाइट स्टिमुलेशन किया वो मतलब सुबह की तरफ किया। फिर ये धीरे धीरे फिर शाम की तरफ बढ़ाने लगे, थोड़ा थोड़ा करके 1-1 घंटा, ठीक है।
तो ये लास्ट तक 32 हफ्ते तक आते आते फुल स्टिमुलेट करके 16 घंटे पर ले आते हैं, लेकिन हम 16 घंटे पर 20 हफ्ते में ही ले आते हैं। तो वो क्योंकि अलग अलग पैटर्न्स होते हैं लाइट को बढ़ाने के, तो यहाँ पर जो वेंकीज़ हैं या और भी बोवान्स वगैरह स्काईलार्क हैं, वो सब यही रिकमेंड करते हैं जो हमारे यहाँ चल रहा है हमारी क्लाइमेट के हिसाब से। बस यहाँ पर दिखाने का मकसद ये था कि ये धीरे धीरे शॉर्ट डे होने लगता है और यहाँ पर लॉन्ग डे होने लगता है। बर्ड को लगने लगता है कि दिन बड़ा हो रहा है, अब मेरे अंडे देने का मौसम आ गया है। इसी तरीके से एक पॉइंट होता है फोटो रिफ्रैक्टिवनेस। जैसे फोटो सेंसिटिवनेस थी ना, ऐसी फोटो रिफ्रैक्टिवनेस होती है। ये अपोजिट होती है फोटो सेंसिटिवनेस की। फोटो सेंसिटिवनेस में तो क्या है कि मुर्गी के की जो स्कल है, उसका सर है, उसके ऊपर लाइट पड़ी। लाइट जब पड़ी तो हाइपोथैलेमस के जो फोटो रिसेप्टर्स थे उन्हें ये लगा कि दिन बड़ा हो रहा है, तो अब रिप्रोडक्शन करना चाहिए। तो उन्होंने जीएनआरएच बनाना शुरू कर दिया। जितना जीएनआरएच बनेगा उतना ज़्यादा अंडों का प्रोडक्शन होगा। एक तो पॉइंट ये हो गया। लेकिन अगर बहुत टाइम तक ये लाइट बढ़ी हुई उसे मिलती रहे, मान लीजिए जैसे कुछ लोग हैं उन्हें पता नहीं है, वो रात में भी अपने जो शेड हैं उसके अंदर बल्ब जला के रखते हैं, पूरी पूरी रात जलता रहता है, और हो सकता है गर्मी करने के लिए जला रहे हो या जिस भी पर्पज़ से वो जला रहे हो, तो वो पूरा का पूरा बढ़ा रहता है उनका जो लाइट पीरियड होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि उसके अगेंस्ट मतलब स्टिमुलेट करना बर्ड को फिर नामुमकिन हो जाता है, वो एक रिफ्रैक्टिवनेस में चली जाती है। इसे ऐसे समझिए कि जैसे आप किसी पार्टी में गए, वहाँ पे किसी ने परफ्यूम लगाया हुआ है, वो बहुत ही अच्छा, बहुत इंटेंस परफ्यूम है। आपने वहाँ कदम रखा पार्टी के अंदर, एकदम आपको स्मेल आई और आप को पता चल गया कि भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्मेल है। फिर आप वहाँ पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद क्या होगा कि आप उसके लिए यूज़ टू हो जाएंगे और आपको फिर वो स्मेल आनी बंद हो जाएगी। वो होगी वहाँ पर लेकिन आपको नहीं आएगी। तो वो चीज़ कहलाती है रिफ्रैक्टिवनेस। ऐसे ही फोटो रिफ्रैक्टिवनेस होती है कि लाइट को का जो स्टिमुलेटिंग प्रॉपर्टी थी वो ख़त्म हो जाती है, उसे बर्ड लेना बंद कर देती है क्योंकि उससे एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो चुका होता है। तो ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिवनेस होती है। अगर ये वाली कंडीशन आती है तो लाइट फिर जीएनआरएच को नहीं बना पाती हाइपोथैलेमस के अंदर, और जीएनआरएच नहीं बनेगा, जैसे मैंने बताया कि ये रिलेटिव होता है। 13 घंटे दिन है और या उजाला है, 11 घंटे अंधेरा है, तो ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि पिछले दिन क्या था। अगर पिछले दिन 12 घंटे लाइट दे रहे थे आप और आज 13 घंटे दे रहे हैं, तो वो जीएनआरएच को बढ़ाएगी, वो फोटो सेंसिटिवनेस की तरफ लेके जाएगी। लेकिन अगर ऐसा कर दिया आपने कि पूरा का पूरा आप 24 घंटे उसे लाइट दे रहे थे, जैसे ब्रॉयलर को दी जाती है, या 22 घंटे 20 घंटे लाइट दे रहे थे, फिर आपने 16 घंटे कर दी, तो उसमें वो फोटो रिफ्रैक्टिवनेस में चली जाएगी और वो अंडे फिर नहीं देगी, उसका डेवलपमेंट ही नहीं होगा ओवरी का। यही रीज़न है कि बहुत सारी देसी मुर्गियां टाइम आने पर भी अंडे नहीं देती हैं। आप उनका पेट खोल के देखेंगे, उनके अंदर ओवरी डेवलप नहीं होगी। लेयर में क्योंकि जो कमर्शियल लेयर्स हैं उनके अंदर जो गाइडेंस है, किताब मिलती है, जो उनके अटेंडेंट होते हैं या कंपनी के सेल्स वाले होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वो सब कुछ बता के रखते हैं कब कितनी लाइट देनी है, तो वहाँ पे तो प्रॉब्लम इतनी लेयर्स में आती नहीं। लेकिन जो सोनाली वोनाली पालते हैं ये इन्हें नहीं पता होता इस बात का, तो इस वजह से वो मुर्गियाँ फिर उनके अंदर ओवरी नहीं डेवलप होती। आप बहुत अच्छा उन्हें फीड भी देते रहेंगे। मुर्गी फीड इस वजह से नहीं देती है कि आप उसे लेयर वाला दाना खिला रहे हैं। मुर्गी फीड वो अंडे इस वजह से देगी क्योंकि उसका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो एक्टिव है, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम सिर्फ हार्मोन से एक्टिव होता है, और जिसका एक मेन जो सूत्रधार है वो जीएनआरएच है। आप जीएनआरएच के उसमें इंजेक्शन लगा दीजिए, मुर्गी अंडे देने लगेगी। लेकिन कितने बर्ड्स को इंजेक्शन लगाएंगे आप, है ना, और कब तक लगाएंगे? तो इसका एक नेचुरल तरीका यही है कि आप इस लाइट के खेल को समझिए। जो शॉर्ट डे, तो फिर ऐसी मुर्गियों को क्या करना होता है कि इन्हें लगभग हम 15 दिन 1 महीना फिर शॉर्ट डे लेंथ में रखते हैं, लाइट को बिल्कुल बंद कर देते हैं। मतलब 12 घंटे लाइट को कर दें और ऐसा ही रखें 10-15 दिन तक या 20 दिन तक, 21 दिन तक, और उसके बाद धीरे धीरे हम लाइट को बढ़ाएं, तो उनकी ओवरी को डेवलप करने के चांसेस पॉसिबल हो सकते हैं।
तो मोल्टिंग में क्या करते हैं, मोल्टिंग भी करते हैं ना, तो मोल्टिंग में यही तो होता है, क्योंकि जो पोल्ट्री होती है वो क्या एक्सपीरियंस करती है अर्ली मोल्टिंग में, जब उसे लाइट नहीं दी जाती है। अब ये आपके लिए सवाल है, मोल्टिंग की कोई वीडियो बनाऊंगा तो उसमें कोशिश करूंगा आपको बताने के लिए। तो जो पहली जो स्लाइड थी जो थंबनेल पर थी वो यही थी कि हाइपोथैलेमस बर्ड के यहाँ पर ब्रेन के अंदर होता है। जब लाइट आती है, नेचुरल लाइट है, आर्टिफिशियल लाइट है, कोई भी लाइट है, वो उसके स्कल पर पड़ रही है, लगातार पड़ रही है, कोई ऐसे ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसे बिल्कुल अंधेरे में तो नहीं रखा जाएगा। लेकिन जब उसे ये लगने लगेगा कि दिन बड़ा हो रहा है और बसंत का मौसम आ रहा है, दिन बड़ा हो रहा है धीरे धीरे, तब वो GnRH को वहाँ पर वो लाइट स्टिमुलेट करेगी ब्रेन को, हाइपोथैलेमस को, वहाँ पर GnRH प्रोड्यूस होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर वो एक्ट करेगा, वहाँ से FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये जो F1 F2 F3 F4 F5 लिखा है ना, ये F का मतलब है फॉलिकल, और ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। ये हार्मोन ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, इनके ऊपर जाके एक्ट करता है, लीवर के अंदर से यॉक बन के आती है, वो इनके अंदर जमा होती रहती है और वो ऐसे करके बड़े होते चले जाते हैं। मतलब जब यॉक जमा होती रहेगी तो ऐसे करके जो सबसे बड़ा होगा वो यहाँ से टूटेगा और ओविडक्ट के अंदर चला जाएगा। ठीक है, जब ओविडक्ट के अंदर जाएगा तो इसके ऊपर फिर सफ़ेदी आके चढ़ेगी और फिर कवच बनेगा और फिर अंडा दे दिया जाएगा। तो LH प्रोजेस्ट्रॉन बनाता है और FSH ईस्ट्राडियोल बनाता है, और ये जो हैं ये हार्मोन पूरे के पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को गवर्न करते हैं। जो ये लेयर प्रीमिक्स है हमारा, इसके अंदर भी कुछ ओवरी स्टिमुलेंट ऐसे ही पड़े हुए हैं जो कि इन हार्मोन्स को रेगुलराइज करते हैं, इन्हें ऑप्टिमाइज़ करते हैं बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से जो GnRH की एक्टिविटी है वो मॉड्यूलेट होती है, वो इंक्रीज़ होती है और एग का प्रोडक्शन नेचुरली बढ़ता है। लाइट उधर से दी आपने, इधर से न्यूट्रिएंट्स दिए, इस प्रीमिक्स से न्यूट्रिएंट्स गए, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मतलब मिनरल्स बहुत अच्छे अच्छे हैं, क्रोमियम रोमियम और अच्छी चीज़ें पड़ी हुई हैं, जिससे प्रोडक्शन काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। और इससे दाना मतलब बनता भी सस्ता है। जो बाहर से आप अगर लेयर फीड ले रहे हैं और इससे बनाएंगे तो आपको बहुत इम्प्रूवमेंट बर्ड की हेल्थ में, इम्यूनिटी में, प्रोडक्शन में, हर तरीके से देखने को मिलेगा। छोटे फार्मर भी इसे लेके अपने घर में बना सकते हैं फीड। 10 किलो का पैक आता है आपके यहाँ, वैसे भी ये आ सकता है, और 1 टन में ये 10 किलो पड़ता है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना कंसनट्रेट ये है। तो किसी और वीडियो में मैं कोशिश करूँगा, जैसा भी आपको बताया, कि लीवर के अंदर ये यॉक के जो कंपोनेंट हैं, जर्दी के जो कंपोनेंट हैं वो बनते हैं, और यॉक के अंदर किस तरीके से ट्रांसफ़र होते हैं ये, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसे इन्फ्लुएंस करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। तो समरी में मैं यही कहना चाहूँगा आपसे कि मुर्गी को लगना चाहिए कि दिन बढ़ रहा है, और अगर पहले से दिन बढ़ा हुआ है, मुर्गी आपके अंडे नहीं दे रही है, तो उसे आप कुछ टाइम के लिए सिर्फ नेचुरल लाइट में रखें, अंधेरे में रखें, 12 घंटे सिर्फ उसे रोशनी दें या 13 घंटे रोशनी दें, और उसके बाद धीरे धीरे उस रोशनी को 1-1 घंटा करके, जैसे यहाँ पर बताया है, 16 घंटे तक ले जाएं। अच्छा फीड दें, कंसनट्रेटेड फीड दें, और कोशिश करें कि इससे फीड बना के खिलाएँ अपने बर्ड्स को। मैं आपको श्योरिटी देता हूँ 90 to 95% आपके यहाँ मुर्गी अंडे देने लगेगी। अच्छा, इसके साथ साथ जो एगअप है, जिसका अभी आपने ऐड भी देखा था पीछे, एगअप को भी ज़रूर दें, क्योंकि एगअप क्या करेगा, जो आपके ये जो ओवरी के अंदर जो यॉक जा रही है या न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं, उनके फ्लो को, उसके फ्लक्स को बढ़ाता है। तो प्रोडक्शन एक तरीके से, ये 3-4 फैक्टर जब मिलते हैं, न्यूट्रिशन का मिलेगा और ये हर्बल स्टिमुलेंट विटामिन वगैरह जाते हैं, उसका सपोर्ट मिलता है, और लाइट का एक फोटो स्टिमुलेटरी इफेक्ट आता है, ये सब मिलके फिर अंडों का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। तो ये यहाँ तक था। फिर किसी वीडियो में इसके यॉक सिंथेसिस के बारे में और इन हार्मोन्स के बारे में भी कोशिश करूँगा कि बात करूँ। डिस्क्रिप्शन ज़रूर देखा कीजिए, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट का लिंक भी है, कंसल्टेशन वगैरह या ये प्रीमिक्स अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।